दोस्तों 1990 के दशक में बॉलीवुड की बेहद बोल्ड, बिंदास, ये सेक्सी अदाकारा थी ऐसी। भरो मांग मेरी भरो, या फिर ऐसी, हाथ लगा गोरे तन को, कुछ कुछ होता है। या फिर ऐसी, एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा। या फिर ऐसी, कोई जाए बोली मेरी लाख दुआएं पाए। या फिर ऐसी, छत पे सोया था बहनोई, मैं तले समझ के सो गई। या फिर ऐसी, अरे रे 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 चुनरी उड़ी सजन, अरे रे 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 दिखने लगा। लेकिन साल 2002 के बाद इस अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या कुछ हुआ कि ये बन गई ऐसी। 2012 तक मैंने बहुत कड़क तपस्या की है। अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विकम, उपवास रखने पड़ते कड़क। प्रचंड चंडी का कभी कभी बाहर आ जाती है। आज की बायोग्राफी में दास्ता है बॉलीवुड की ऐसी अदाकारा की जिनके मनमोहक रूप रंग, बेइंतहा खूबसूरती, भोले भाले चेहरे, मादक हुस्न, दिलकश और कातिल अदाओं ने सिनेमा के दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। सजती हूँ मैं तुझे ही बस दिखाने को। इस हुस्न परी का जलवा ऐसा था कि सिनेमा के पर्दे पर इनकी मचलती गर्म जवानी, तन बदन में आग लगाती नशीली अदाओं को देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लग जाती थी लंबी लाइन। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। अपनी पहली फिल्म से ही ये अदाकारा इतनी फेमस हो गई थी कि चाहने वालों ने अपने हाथों पर इनके नाम का टैटू बनवा लिया था। दिल गायब है मेरा देखो लेकिन रे, कुछ कुछ धक 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 करता है। मंदिर बनाकर पूजा होने लगी थी। कैलाश्मद्योतिमास्य पाददशकां सेवे महा। पर सिनेमा के पर्दे पर अपनी अदाकारी से आग लगाने वाली इस अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या कुछ हुआ कि लग गई इनके निजी जिंदगी में आग। दोस्तों वीडियो के अंत में बताएंगे इस अदाकारा की दो और बहनों की कहानी, साथ ही इस अदाकारा की मौसी के बारे में जो थी अपने जमाने की टॉप हीरोइन, दिलीप कुमार, राज कपूर जैसे अभिनेताओं के साथ किया था काम। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। साथ ही बताएंगे इस अदाकारा का शबाना आजमी से क्या है रिश्ता। नमस्कार दोस्तों, आज के इस बायोग्राफी में पेश है 90 के दशक की बॉलीवुड अदाकारा ममता कुलकर्णी की बायोग्राफी। वीडियो थोड़ा लंबा है, बने रहिए हमारे साथ और देखिए सेक्सी ममता से साध्वी ममता तक की अनसुनी दास्तां। इंडियन सिनेमा से जुड़ी अनसुनी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अपने माता पिता की तीसरी बेटी के रूप में ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ममता कुलकर्णी का पूरा परिवार धार्मिक था, पर सब अलग अलग भगवान की पूजा करते थे। ममता की दो बड़ी बहनें थीं, मिथिला और मोलिना। ममता के पिता मुकुंद कुलकर्णी मुंबई में आरटीओ अधिकारी थे, जो दो बेटियों मिथिला और मोलिना के बाद एक बेटा चाहते थे। लेकिन जब तीसरी संतान के रूप में बेटी का जन्म हुआ तो वे काफी नाराज हो गए। नन्ही ममता अपनी मां के साथ 3 दिनों तक हॉस्पिटल में अकेली पड़ी रही। ममता के जन्म से घर में मातम था, क्योंकि ममता एक के बाद एक तीसरी बेटी थी।
ममता के अनुसार उनके जन्म के समय उनकी दादी जब लेबर रूम के बाहर सो रही थी, सपने में देवी माँ ने आकर कहा, मैं ही तुम्हारी पोती के रूप में जन्म लेने वाली हूँ। ममता का सबसे पहला नाम रखा गया रानी। नामकरण संस्कार के बाद इनका नाम रखा गया पद्मावती कुलकर्णी। ममता ने अपनी पढ़ाई मुंबई के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल से की। बचपन से ही ममता को फिल्मों में एक्टिंग करने में कोई रुचि नहीं थी। ममता कुलकर्णी की मां जब जवान, खूबसूरत और कुंवारी थीं, उनके बाल काफी लंबे थे। उनको फिल्मों में काम करने का बड़ा मन था, क्योंकि उनकी 5 बहनों में से एक बहन उषा किरण यानी ममता की मौसी फिल्म अभिनेत्री थी और 50 से अधिक हिंदी मराठी फिल्मों में काम किया था, जैसे देवानंद के साथ पतिता, दिलीप कुमार के साथ दाग, किशोर कुमार के साथ अधिकार, धर्मेंद्र के साथ दिल भी तेरा हम भी तेरे, राज कपूर के साथ नजराना इत्यादि फिल्में। याद किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार कहते हैं 70 के दशक में रामायण टीवी सीरियल फेम वाले रामानंद सागर ममता की मां को अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाहते थे, पर उसी दौरान मुकुंद कुलकर्णी से शादी हो जाने से और परिवार की बंदिशों के कारण ममता की मां ने फिल्मों का ऑफर ठुकरा दिया। पर फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश दिल में जिंदा रही। हीरोइन बनने की अपनी ख्वाहिश को उन्होंने अपनी बेटी ममता में पूरी की और ममता को फिल्मों में काम करने को कहा, जबकि बचपन से ही ममता को फिल्मों में काम करने में कोई रुचि नहीं थी। पर अपनी मां की जिद के कारण ममता ने कुछ विज्ञापनों में काम किया और फिर साउथ की फिल्मों की ओर रुख किया। ममता की मां उनकी मैनेजर बन गई, जिसे फिल्मी बोलचाल में कहा जाता है हेलीकॉप्टर मम्मी। एक इंटरव्यू में ममता ने बताया था कि वे अपनी मां की इच्छाओं की शिकार हुई। I was the victim and believe me, I have no interest in films. ममता ने पहली बार 1991 में तमिल फिल्म नान बरगल में काम किया और अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। Mr. Vijay, come here. I'll kiss you. तो फिल्म में ममता ने घमंडी लड़की प्रिया का रोल किया था। इस फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली और सुपरहिट हो गई। ममता इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनको चाहने वाले उनके नाम का टैटू अपने हाथों में बनाने लगे। लोगों ने तो मेरा नाम उनके हाथों पे, क्या उसको बोले, टैटू। तमिल फिल्म नान बरगल की सफलता को देखकर इसका हिंदी रीमेक बना मेरा दिल तेरे लिए और हीरोइन बनी ममता कुलकर्णी। इस तरह ममता कुलकर्णी की बॉलीवुड में पहली हिंदी फिल्म थी मेरा दिल तेरे लिए। इश्क लेता है आशिकों के इम्तिहान और दीवाने। ममता की यह पहली हिंदी फिल्म फ्लॉप हो गई। बॉलीवुड में ममता को कोई खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद ममता ने 1992 में तेलुगु फिल्म प्रेम शिकारम में काम किया और प्रीति नाम की लड़की का रोल किया। सुमने कांगिया कमकुनी सैया काटी से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म के दर्शक ममता के इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने नेल्लोर और हैदराबाद में ममता कुलकर्णी का मंदिर बनवा दिया और पूजा होने लगी। मुझे पूछते थे, इवन साउथ में मेरा मंदिर बना है हैदराबाद में, तो लोग एकदम एक देवी के रूप में मुझे पूछते। 1992 में ममता ने एक और तेलुगु फिल्म डोंगा पुलिस में काम किया। అందాల గోడుంబిళ్ళ గురి చూసి కొట్టానంటే గుండెల్లో గుచ్చేటల్లా గుట్టుమట్టు దుప్పట్లు కప్పుకొని గుప్పు గుప్పు మనగా। भोली भाली शक्ल वाली, बोल्ड और बिंदास ममता कुलकर्णी की लोकप्रियता की चर्चा बॉलीवुड तक पहुंची और 1993 में फिल्म डायरेक्टर मेहुल कुमार ने अपनी फिल्म तिरंगा में ममता को मौका दिया।
ममता ने अभिनेता हरीश की मंगेतर का छोटा सा रोल किया और राजकुमार, नाना पाटेकर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। मेरी जान बता दे, गई दिल की रोग में। इसी साल ममता को सैफ अली खान के साथ फिल्म आशिक आवारा में बतौर मेन हीरोइन काम करने का मौका मिला। मैंने तुम्हें पढ़ लिया, तुम्हारी आंखों में बसी सच्ची मोहब्बत देख ली, बस अब मुझे और कुछ नहीं पढ़ना। अभी किसी वक्त ये मुझको पता चला है। इस फिल्म में ममता कुलकर्णी और सैफ अली खान दोनों पहली बार मेन लीड रोल में थे। मैंने प्यार कर लिया, नहीं करना था। यह फिल्म ममता की चौथी और सैफ अली खान की दूसरी फिल्म थी। दोनों को फिल्म फेयर का न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। The fresh new face of the year of 94. And here it is. Mamta Kulkarni. कोई आशिक बड़ा पुराना। ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड में उनकी पहचान मिली। ममता ने जितेंद्र राहुल राय की फिल्म भूकंप और अक्षय कुमार सुनील शेट्टी की फिल्म वक्त हमारा है में काम किया। अभिनेत्री दिव्या भारती की अचानक मौत हो गई और बॉलीवुड में उनकी जगह खाली हो गई। इस खाली जगह को काफी हद तक ममता कुलकर्णी ने भरने की कोशिश की और दिव्या भारती के पति फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाला की फिल्म वक्त हमारा है में हीरोइन बनी। 1993 के अंतिम महीनों में ममता कुलकर्णी ने कन्नड़ फिल्म विष्णु विजय में काम किया जो काफी हिट रही। आपको बता दें कि इस कन्नड़ फिल्म में ममता के साथ अक्षय कुमार लीड रोल में थे। इस फिल्म को हिंदी भाषा में अशांत नाम से भी रिलीज किया गया जो फ्लॉप रही। 5-6 फिल्मों में काम करने के बाद भी ममता कुलकर्णी बॉलीवुड में संघर्ष ही कर रही थी। उन्हें वह स्टारडम नहीं मिल पा रहा था जिसकी उनको चाहत थी और फिर सितंबर 1993 में फेमस फिल्मी मैगजीन स्टार डस्ट के कवर पर ममता कुलकर्णी की टॉपलेस फोटो छपी जिसमें नीचे जींस थोड़ी खुली थी। पहले इस टॉपलेस शूट का ऑफर माधुरी दीक्षित और जूही चावला को दिया गया था पर दोनों ने साफ इनकार कर दिया। ममता कुलकर्णी थोड़ी झिझक के साथ फोटोग्राफर जयेश सेठ की बात मान गई और टॉपलेस फोटो शूट कराया। जब स्टार डस्ट मैगजीन मार्केट में आई तो लोग इसे खरीदने के लिए टूट पड़े। 20 रुपए की मैगजीन ब्लैक में 100 रुपए में बिकी। इस फोटो शूट से ममता रातों रात स्टार बन गई। उन्हें हुस्न की मलिका का खिताब मिला। बॉलीवुड की हस्तियों ने फोटोशूट की काफी तारीफ की लेकिन यह फोटोशूट उस दौर में बॉलीवुड के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गया। पब्लिक ममता के विरोध में सड़कों पर उतर गई। महिला संगठनों ने ममता के घर पर कपड़े फेंके और कहा पहन लो। मामला कोर्ट तक पहुंचा और अश्लीलता फैलाने के आरोप में कोर्ट ने ममता पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता कुलकर्णी बुर्का पहनकर गईं, इससे मुस्लिम संगठन भी भड़क उठे। ओके, मैं मानती हूँ कि मेरे हाथ से ये गलती हो गई है लेकिन आई फील समटाइम्स इट इज बेटर मीन्स कभी कुछ हो जाता है अपने हाथ से लेकिन शायद इसमें कुछ अच्छा ही। इस फोटोशूट का ममता को बड़ा फायदा हुआ। ममता की टॉपलेस तस्वीर दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने देखी और उसका दिल छलनी हो गया। वह ममता का दीवाना हो गया।
पुलिस सूत्रों की माने तो ममता कुलकर्णी और छोटा राजन में अफेयर शुरू हो गया। बॉलीवुड पर छोटा राजन की अच्छी पकड़ थी, इससे ममता को एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी। जैसा कि पुलिस सूत्र बताते हैं कि ममता और छोटा राजन में अफेयर था, लेकिन दोनों की एक साथ कोई भी तस्वीर नहीं दिखाई देती है। जैसा कि दाऊद और मंदाकिनी, अबू सलेम और मोनिका बेदी की तस्वीरें दिखाई देती हैं। खैर, 1994 में ममता कुलकर्णी की 6 फिल्में रिलीज हुईं। नंबर 1 क्रांतिवीर, नंबर 2 बेताज बादशाह, मैंने तुझे दिल दिया, धीरे धीरे प्यार में अपना बना लिया। नंबर 3 गैंगस्टर, एक लड़का मिला, अचानक खूबसूरत लगा, अचानक जाने क्या हो गया। नंबर 4 वादे इरादे, नंबर 5 दिलबर, मैं लिख दूं तेरे दिल पर, तू लिख दे मेरे दिल पर। 18 बरस की हो गई, मैं क्या करूं, मेरी चुनरी लंबी हो गई, मैं क्या करूं, छोटी हो गई। नंबर 6 अनोखा प्रेम युद्ध। लोग ममता की अदाओं के दीवाने हो गए और ममता बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हो गईं। ममता कुलकर्णी टॉप की हीरोइन होने के बावजूद नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। जब वे शूटिंग पर जाती थीं तो उनके साथ 3 बैग होते थे, एक में मेकअप का सामान, एक में कपड़े और तीसरे बैग में पूजा का सामान। शूटिंग के बीच समय मिलने पर वे देवी माँ की पूजा किया करती थीं। नवरात्र में 9 दिन निर्जल उपवास भी करती थीं। साल 1995 में ममता कुलकर्णी की 8 फिल्में आईं। नंबर 1 करण अर्जुन, एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा जी देखो दिल। नंबर 2 सबसे बड़ा खिलाड़ी, भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। नंबर 3 अहंकार, तेरे मेरे बीच में कैसा बंधन, हम दोनों अनजान, तेरे अंदर मेरी जान। नंबर 4 आंदोलन, कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। नंबर 5 किस्मत, तेरी किस्मत में मेरा प्यार लिखा है। नंबर 6 पुलिस वाला गुंडा, दिल हमसे पूछता है कई बार ये सनम। नंबर 7 बाजी, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान। नंबर 8 बंगाली फिल्म भाग्य देवता, जिसमें ममता का स्पेशल अपीयरेंस था। आधार देंगे क्यों साथ जा, तो कुछ बोलते जा। 1995 में बॉलीवुड में उड़ी अफवाहों को माने तो फिल्म बाजी की शूटिंग के दौरान ममता कुलकर्णी और शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता आमिर खान के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। दोनों के बीच गर्मा गर्म अफेयर की अफवाहें थीं। इसके बाद आमिर खान ने ममता के साथ आगे कोई फिल्म नहीं की। इसी बीच दुबई में रहने वाला ममता कुलकर्णी का शुभचिंतक छोटा राजन माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से अपनी जान बचाने के लिए दुबई छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया के देशों में छुप छुप कर रहने लगा। इससे ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के बीच रिश्ता कमजोर पड़ने लगा और ममता कुलकर्णी को पहले के मुकाबले फिल्में कम मिलने लगी। 1996 में ममता कुलकर्णी की केवल एक फिल्म आई बेकाबू, जिसके हीरो थे संजय कपूर। देखा तुझे दिल, ये दिल इसके बाद ममता को
फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक में एक आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। अपनी नशीली और कातिल अदाओं से ममता ने सिनेमा के पर्दे पर आग लगा दी। यह गाना बड़ा हिट रहा। मैं तो पिया की गली जिया भूल आई रे। ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी में अच्छी दोस्ती हो गई। इसी समय ममता कुलकर्णी की जान पहचान दुबई में छोटा राजन और अबू सलेम के साथ मिलकर कारोबार कर रहे इंटरनेशनल ड्रग डीलर बिक्की गोस्वामी से हो गई। संयुक्त अरब अमीरात के एक बंदरगाह खोर फक्कान में उसकी मैंड्रिक्स ड्रग बनाने की फैक्ट्री थी। वह कई देशों के अलावा मुंबई में भी मैंड्रिक्स ड्रग सप्लाई करता था। दुबई, साउथ अफ्रीका और केनिया में बिक्की गोस्वामी के कई होटल, कैसीनो और प्राइवेट जेट थे। दुबई में बिक्की के होटलों में अक्सर पार्टियां होती थीं और उसके एक इशारे पर बॉलीवुड के सितारे मुंबई से दुबई चले जाते थे। बिक्की उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देता था। बॉलीवुड पर बिक्की की अच्छी पकड़ थी। बिक्की गोस्वामी शादीशुदा था। उसने एक विदेशी महिला से शादी की थी, पर ममता कुलकर्णी की फिल्में देख देख कर वह ममता पर बुरी तरह फिदा हो गया। ममता कुलकर्णी की नई सेक्रेटरी के जरिए बिक्की ने पहली बार ममता से फोन पर बात की और मिलने की इच्छा जताई। हेलो। बिक्की की मीठी और प्यारी बातें ममता को अच्छी लगीं और फोन पर बातचीत का दौर शुरू हो गया। दुबई में जब बिक्की के एक नए होटल की ओपनिंग हुई तो बॉलीवुड के कई सितारों के साथ साथ ममता कुलकर्णी भी वहां गईं और पहली बार बिक्की गोस्वामी से मिली। ममता वहां लगभग 10 दिनों तक रहीं। बिक्की ने ममता को प्रपोज करना शुरू कर दिया, लेकिन जब ममता को पता चला कि बिक्की गोस्वामी शादीशुदा है तो ममता ने उसे झाड़ दिया। कहा, ये तू क्या कर रहा है मेरे साथ। तब बिक्की ने कहा, वह केवल कहने को शादीशुदा है, उसका अपनी बीबी से रिश्ता खराब हो चुका है। वह शादीशुदा होकर भी अकेला है और अलग रहता है। बिक्की की प्यारी प्यारी बातें ममता को अच्छी लगने लगी। ममता को बिक्की का दिल अच्छा लगने लगा। ममता बिक्की के प्यार में पड़ गई। पर किसी को भी ममता कुलकर्णी और बिक्की गोस्वामी के रिश्ते के बारे में भनक तक नहीं लगी। 1997 में ममता कुलकर्णी की 3 फिल्में आईं। नंबर 1 जीवन युद्ध, जिंदगी को गुजारने के लिए तुमसे मिलना सजना, तेरे बिन जीना मुश्किल। फिल्म जीवन युद्ध बंगाली भाषा में भी रिलीज हुई। नंबर 2 क्रांतिकारी। 1995 की बंगाली फिल्म भाग देवता को 1997 में क्रांतिकारी नाम से हिंदी में रिलीज किया गया, जिसमें ममता कुलकर्णी का आइटम सॉन्ग था। नंबर 3 नसीब। सबके सामने दिल तेरा, मैं बड़ा के सर को कहीं खो गए थे। 1997 में दुबई से खबर आई कि खोर फक्कान में मैंड्रिक्स ड्रग बनाने की फैक्ट्री चलाने के आरोप में दुबई पुलिस ने बिक्की गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे 25 साल के आजीवन कारावास की सजा मिली है। बिक्की दुबई के जेल में है। अब तक भी किसी को बिक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी के रिश्ते के बारे में मालूम नहीं था। ममता ने बिक्की गोस्वामी की गिरफ्तारी की खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी फिल्मों की शूटिंग पर बिजी रहीं। 1998 में ममता कुलकर्णी की 3 फिल्में आईं,
नंबर 1 जाने जिगर। चाहने वाले आज मिलते हैं, छा गए बादल, फूल खिल। नाराज क्यों हो हमसे, किस बात पे हो रूठे, अच्छा चलो ये माना। फिल्म डायरेक्टर राजेश रोशन की फिल्म जाने जिगर में ममता कुलकर्णी ने अपने फिल्मी कैरियर में पहली बार डबल रोल किया। अपने पापा से कहना उनकी एक और बेटी इंडिया में है जो बिल्कुल तुम्हारी हमशक्ल है, उसने न मुझसे कहा है। ओके। नंबर 2 किला। फिल्म किला में ममता कुलकर्णी ने दिलीप कुमार जैसे महान कलाकार के साथ काम किया। ममता देखी नहीं थी मुझको, ममता का भंडार मिला, लोग तो ढूंढे एक माँ, मुझको 2 माँओं का प्यार मिला। नंबर 3 चाइना गेट। मैंने अपने पापा को मरते नहीं देखा सर, लेकिन अस्पताल में पांडे जी को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मौत कितनी भयानक होती है। लेकिन राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान ममता कुलकर्णी 2 विवादों में बुरी तरह फंस गईं, जिससे उनका फिल्मी करियर डगमगा गया। चाइना गेट का पहला विवाद। फिल्म चाइना गेट में ममता कुलकर्णी को घुड़सवारी वाले कुछ सीन करने थे। इसके लिए फिल्म के एक्शन डायरेक्टर और घोड़ा सप्लाई करने वाले टीनू वर्मा ममता को घुड़सवारी की प्रैक्टिस करवाते थे। ममता धीरे धीरे टीनू वर्मा के तौर तरीके से इम्प्रेस हो गई और उन्हें चाहने लगी। टीनू वर्मा, जो पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे, के मन में भी हॉट और सेक्सी ममता के लिए प्यार जागा। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीनू वर्मा ने अपनी बीवी और बच्चों के बारे में सोचे बिना ममता से शादी कर ली और ममता को दूसरी बीवी का दर्जा दे दिया। मीडिया में एक तस्वीर है जिसमें ममता कुलकर्णी और टीनू वर्मा एक मंदिर में पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह तस्वीर उनकी शादी की है। अपनी बिजी लाइफ के कारण टीनू वर्मा ममता को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। उधर ममता कुलकर्णी बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग होती जा रही थी। वे चाहती थी कि उनके पति टीनू वर्मा हमेशा उनके पास रहें। टीनू वर्मा अपनी पहली पत्नी बीना को लेकर कहीं बाहर घूमने जाते तो ममता उनकी पत्नी को फोन करके अपने और टीनू के प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में बताती रहती। इससे टीनू वर्मा की मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा जहर घुल गया। एक बार टीनू वर्मा की पत्नी ने चाइना गेट के लोकेशन के पास एक होटल के कमरे में अपने पति टीनू वर्मा और ममता को रंगे हाथ पकड़ लिया। अपनी पर्सनल लाइफ को बर्बाद होता देखकर टीनू वर्मा ने ममता कुलकर्णी को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया और ममता के खिलाफ मीडिया में बोलना शुरू कर दिया। इससे ममता कुलकर्णी और टीनू वर्मा के रिश्ते में खटास आ गई। हालांकि बाद के कई इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी और टीनू वर्मा दोनों ने अपने इस अफेयर और शादी से साफ साफ इनकार किया है। इंडस्ट्री में अगर यहाँ आग लगी ना तो यहाँ धुआं उठते हुए टाइम नहीं लगता है जी। तो लोगों को मसाला मिला और मसाले में मसाला इतना मसाला डाल दिया कि आज ममता कुलकर्णी इंडस्ट्री से गायब हो गई। चाइना गेट का दूसरा विवाद। फिल्म चाइना गेट में राजकुमार संतोषी ने ममता कुलकर्णी को संध्या का रोल दिया था, लेकिन फिल्म की आधी शूटिंग के बाद संतोषी ने ममता को फिल्म से निकाल दिया और कहा कि ममता का व्यवहार ठीक नहीं है। ममता ने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की थी, यहाँ तक कि इस फिल्म के लिए स्टंट करते समय अपना पैर भी फ्रैक्चर करवा लिया था। फिल्म से अचानक निकाले जाने पर ममता को बहुत गुस्सा आया। ममता ने सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन जाकर संतोषी पर 1 करोड़ का हर्जाना का दावा ठोक दिया, पर मामला रफा दफा हो गया। अपने एक इंटरव्यू में ममता ने मीडिया को बताया कि फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी ने उनका गलत फायदा उठाने की कोशिश की। वे उनके रूम में घुस आए और कहा, कैन आई किस यू। जब ममता ने उनकी बात नहीं मानी तो संतोषी ने उन्हें फिल्म से निकालकर बाहर कर दिया। बॉलीवुड में बड़ा हंगामा हुआ।
पहली बार किसी हीरोइन ने किसी बड़े बॉलीवुड शख्सियत पर ऐसा इल्जाम लगाया था। इस बात की खबर जब दुबई छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया के देशों में रह रहे छोटा राजन को मिली तो उसने फोन करके राजकुमार संतोषी को धमकी दी और ममता को फिल्म में वापस लेने को कहा, क्योंकि कुछ समय पहले ही अंडरवर्ल्ड ने टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या कर दी थी। इस डर से राजकुमार संतोषी को ममता को दोबारा चाइना गेट में लेना पड़ा, लेकिन राजकुमार संतोषी और ममता कुलकर्णी में दुश्मनी ठन गई। ममता से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए राजकुमार संतोषी ने फिल्म में ममता का रोल काटकर छोटा कर दिया और फिल्म का हिट गाना छम्मा छम्मा, जो ममता के फिल्मी करियर में 4 चांद लगा सकता था, उसे ममता की जगह उर्मिला मातोंडकर पर फिल्माया। छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहन बहनिया रे, छम्मा छम्मा बाजे। चाइना गेट विवाद से ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के बीच के रिश्ते की खबर खुलकर सामने आ गई और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। मीडिया में खबर छपी कि अंडरवर्ल्ड की धमकी पर संतोषी ने मजबूर होकर ममता को चाइना गेट में वापस ले लिया। बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर अब ममता कुलकर्णी को अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे। ममता को नई फिल्में मिलनी बंद हो गईं और ममता धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती चली गईं। साल 1999 और 2000 में ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड की किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया, या यूं कहें कि किसी भी हिंदी फिल्म में ममता को काम नहीं मिला। ममता ने बस एक मलयालम फिल्म चंदा मामा में छोटा सा रोल किया। 2001 में ममता कुलकर्णी की केवल 3 फिल्में आईं। नंबर 1 छुपा रुस्तम, अरे ओ शहरी बाबू हमें माफी दे दे तू, ये चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक। तू है मेरे दिल में, मैं हूँ तेरे दिल में, तू भी मुश्किल में। नंबर 2 सेंसर, जिसमें ममता का छोटा सा रोल था। नंबर 3 बंगाली फिल्म शेष बोंग शोधोर। আমি রাজা চৌধুরী, আপনার নামটা যদি একবার। তুমি তো রোমিও। কিছু কিছু কথা চোখে চোখে বলে দেওয়া যায়। हो मन के हरा। 2002 में ममता ने बोल्ड सीनों से भरी खजुराहो के मंदिर पर बनी बी ग्रेड फिल्म डिवाइन टेम्पल खजुराहो में काम किया। ममता ने ऐसे ऐसे सीन दिए कि उन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। इस फिल्म से ममता की चारों ओर थू थू होने लगी। यह फिल्म ममता कुलकर्णी की महाफ्लॉप और महाबकवास फिल्म बन गई। इसी समय ममता का नाम जिस्म फरोशी में भी आया। 2002 में ही ममता ने हिंदी फिल्म कभी तुम कभी हम में काम किया और फिर एक दिन बिना किसी को बताए वो मुंबई शहर से गायब हो गईं, गुमनाम हो गईं। 2002 से 2012 तक ममता के बारे में कुछ पता नहीं चला कि वे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसके साथ हैं, देश में हैं या विदेश में हैं। और 10 साल के बाद 2012 में दक्षिण अफ्रीका के एक अखबार में यह खबर छपी कि पुलिस के अनुसार दुबई जेल में बंद बिक्की गोस्वामी और इंडियन एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने धर्म बदलकर इस्लाम अपना लिया है। बिक्की ने अपना नाम यूसुफ खान और ममता ने अपना नाम आयशा बेगम रख लिया है। दोनों ने कुरान की पूरी आयतें याद की हैं और मुस्लिम रीति रिवाज से दुबई के जेल में ही निकाह कर लिया है। जैसा कि दुबई का कानून है, बिक्की के अच्छे व्यवहार और धार्मिक आधार पर 25 साल के आजीवन कारावास की सजा को 10 साल कम कर दिया गया और उसे 15 नवंबर 2012 को रिहा कर दिया गया। इस खबर से ही पहली बार पता चला कि 10 सालों से गायब ममता कुलकर्णी दुबई में हैं। ममता कुलकर्णी और बिक्की गोस्वामी के रिश्ते के बारे में पता चला और पता चला कि ममता ने बिक्की से शादी कर ली है।
दुबई के जेल में 25 साल के आजीवन कारावास की सजा काट रहा ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी 10 साल पहले कैसे रिहा हो गया, इस पर अलग अलग स्रोतों से अलग अलग बातें सामने आती हैं। केनिया देश की मीडिया जो विक्की गोस्वामी को फॉलो कर रही थी, उसके अनुसार दुबई की जेल में विक्की का संपर्क कुछ बड़े अधिकारियों के साथ था। उनकी मदद से विक्की गोस्वामी जेल में बैठकर अपना मैंड्रिक्स ड्रग का कारोबार करता था। केनिया मीडिया के अनुसार जेल में विक्की के साथ कुछ एजेंसियों की डील हुई कि आप केनिया के ड्रग माफिया बख्ताश ब्रदर्स की इनसाइड इंफॉर्मेशन देंगे और सपोर्ट करेंगे तो हम तुमको कुछ सालों में एक सेफ पैसेज दे देंगे। विक्की गोस्वामी ने अपने आप को बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए यह डील मान ली। कहा जाता है कि इस डील के अनुसार ही विक्की को दुबई से केनिया प्लेस किया गया। विक्की ने दुबई में अपना लीगल बिजनेस, होटल इत्यादि अपने लोकल पार्टनर के जिम्मे सौंप दिया और इंडियन फेक पासपोर्ट और केनिया के इन्वेस्टमेंट वीजा के सहारे दुबई से केनिया चला गया। विक्की ने दिखाया कि वह केनिया में एक सीमेंट फैक्ट्री बनाएगा। अगर हम ममता कुलकर्णी के तमाम इंटरव्यू की बातों को माने तो एक अलग कहानी सामने आती है। ममता के अनुसार जब वे अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी थी, दुबई की जेल से विक्की ने ममता को फोन किया और रोते हुए अपना दुख बताया। उसने रोते हुए कहा कि पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, कुछ पता नहीं। ममता ने जवाब दिया, ठीक है, मेरे पास तो तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, मैं जाकर अपने गुरुजी से बात करूंगी। ममता अपने गुरु गगन गिरी जी महाराज के पास गईं और विक्की के बारे में पूछा। महाराज जी ने सिर्फ एक लाइन बोला, वो आएगा बाहर, वहां से निकलेगा, लेकिन कुछ समय लगेगा। 12 साल, 15 साल। ममता ने विक्की के लिए व्रत रखा, नवरात्र किया। एक दिन अचानक फिर विक्की का फोन आया। उसने ममता को बताया कि उसे एक अलग सेल में रखा गया है, बिना कपड़ों के। उसने खाना पीना छोड़ दिया है। विक्की ने कहा, मम्स कैन यू कम एंड सी मी? ममता ने कहा, ठीक है। सी यू, टेक केयर, बाय। ममता कुलकर्णी के अनुसार इस समय उनकी मां की मौत हो चुकी थी। ममता मुंबई में अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस कर रही थी। ममता को लगा कम से कम एक आदमी तो है मेरे लिए। ममता ने फैसला कर लिया, मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। जिंदगी तब कटती है जब पास में अपना कुछ हो, और मेरा अपना। इस समय ममता की हिंदी फिल्म कभी तुम कभी हम लगभग पूरी हो चुकी थी और फिर 2002 में एक दिन अचानक ममता कुलकर्णी मुंबई से दुबई चली गई विक्की गोस्वामी से जेल में मिलने। ममता के दुबई चले जाने से फिल्म कभी तुम कभी हम ममता की आखिरी फिल्म साबित हुई। ममता के इंटरव्यू के अनुसार वो 2002 में अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर मुंबई से दुबई निकली और बुर्का पहनकर विक्की से मिलने जेल गईं ताकि कोई पहचान न ले। जेल में विक्की ने ममता से कहा, तुम किसी शेख वेख के पास नहीं जाओगी, तुमको देखने के बाद वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। ममता के अनुसार विक्की को जेल से छुड़ाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, ध्यान का रास्ता, ईश्वर भक्ति का रास्ता, गुरु भक्ति का रास्ता। ममता ने संकल्प लिया, जब तक विक्की जेल से रिहा नहीं होगा वे वापस मुंबई नहीं जाएंगी। ममता ने दुबई के शेख जायद रोड पर एक फ्लैट लिया। विक्की ने एक गाड़ी और ड्राइवर दिया। ममता ने अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हुए एक कमरे में ब्रह्मचर्य का पालन किया और 10 सालों तक कठोर तप और तपस्या की। एक महीना अन्न नहीं खाया, 40 दिनों तक केवल पानी पर रही। फिर 2 महीना अन्न नहीं खाया। 24 घंटे में से 12 घंटे वे समाधि में रहती। इन 10 सालों में ममता ने सजना संवरना छोड़ दिया, ब्यूटी पार्लर नहीं गई,
इन 10 सालों में ममता कुलकर्णी के पिता, उनकी दादी गुजर गईं। गुरु गगनगिरी महाराज ने भी समाधि ले ली, पर ममता का संकल्प नहीं टूटा। वे भारत नहीं आईं। 10 सालों के कठोर तप के दौरान एक एक देवी देवता ने ममता की परीक्षा ली और अंततः ममता की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। ममता के अनुसार उनके कठोर तप के प्रभाव से नवंबर 2012 में बिक्की जेल से रिहा हो गया। ममता कुलकर्णी का कहना है कि जेल से रिहा होने के बाद बिक्की केन्या चला गया और वे जनवरी 2013 में इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के कुंभ में संगम स्नान करने आ गईं। कुंभ स्नान के बाद ममता बिक्की के पास केन्या की राजधानी नैरोबी चली गईं और वहीं रहने लगीं। दुबई में 10 सालों तक तप योग साधना करने के दौरान ममता ने अंग्रेजी में एक किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। यह किताब 12 सितंबर 2012 को पब्लिश हुई। 2013 में इस किताब को लेकर ममता दुनिया के सामने आई। ममता का लुक बदला हुआ था। वे साध्वी वेशभूषा में थीं। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, बिक्की से शादी नहीं की है, वे बिक्की की पत्नी नहीं हैं, वे बिक्की की लिविंग पार्टनर हैं। वे साध्वी बन गई हैं, साध्वी जीवन जी रही हैं। ममता ने कहा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, कुंवारी हूँ। ममता ने कहा कि 10 सालों के कठोर तप के बाद जब वो आदमी जेल से बाहर आया तो मेरे ब्रह्मचर्य व्रत के कारण उस आदमी से शादी करने और साथ रहने की इच्छा समाप्त हो गई थी। वे उस आदमी की पत्नी नहीं बल्कि लिविंग पार्टनर हैं। केन्या पहुंचकर बिक्की गोस्वामी ने एक सीमेंट फैक्ट्री लगाई, पर उस फैक्ट्री में मैंड्रिक्स ड्रग बनता था। केन्या में बिक्की की लाइफ स्टाइल एक हाई क्लास बिजनेसमैन की हो गई, लेकिन उसका असली बिजनेस मैंड्रिक्स ड्रग ही था। 2013 में बिक्की गोस्वामी केन्या के एक बंदरगाह शहर मोम्बासा में बख्ताश ब्रदर्स के संपर्क में आया, जो वहां की क्राइम फैमिली थी और ड्रग्स का बिजनेस करती थी। बिक्की और बख्ताश ब्रदर्स मिलकर काम करने लगे और एक आकाशा संगठन बना लिया। मोम्बासा में दोनों ने मिलकर होटल बना लिया, जहां इनकी मीटिंग होती थी, पार्टियां होती थी। अमेरिका की DEA एजेंसी जो बिक्की को फॉलो कर रही थी ने FBI और केन्या पुलिस के साथ मिलकर जाल बिछाया। 4 महीने तक स्टिंग ऑपरेशन किया और नवंबर 2014 को मोम्बासा में 99 किलो हेरोइन भेजने का प्रयास करने के आरोप में बिक्की गोस्वामी, बख्ताश ब्रदर्स और एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया। इन चारों को मोम्बासा कोर्ट में पेश किया, जहां इन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। DEA, FBI और केन्या पुलिस ने ममता कुलकर्णी के दोनों घरों की भी तलाशी ली, उनसे भी पूछताछ की, पर कोई सबूत नहीं मिलने पर ममता को छोड़ दिया। बाकी सभी पर मोम्बासा कोर्ट में केस चला। मोम्बासा कोर्ट में केस चलने के दौरान इन सभी को जमानत मिल जाती है, पर ये लोग DEA एजेंसी के साथ अमेरिका भेजे जाने का विरोध करते हैं। केस चलता रहता है। इधर भारत में मुंबई से सटे ठाणे की पुलिस ने सोलापुर में ड्रग बनाने वाली एक कंपनी पर छापा डाला और 2000 करोड़ का माल पकड़ा, जिसे केन्या के नैरोबी भेजा जाना था। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने बिक्की गोस्वामी के साथ साथ ममता कुलकर्णी को भी आरोपी बनाकर उन पर FIR दर्ज कर दिया। मेरे पास नई एविडेंस आई है, नए बयान आए हैं, उसके आधार पर ममता कुलकर्णी भी हमारे केस में एक आरोपी हैं। बताया गया कि ममता अपने साथी बिक्की गोस्वामी और बाकी लोगों के साथ जनवरी 2016 में केन्या में हुए एक ड्रग गिरोह की मीटिंग में शामिल हुई थी। ममता कुलकर्णी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें। जो मीटिंग्स हुई केन्या में 8 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें कुल 8 लोग हाजिर थे, ऐसी जानकारी है। पुलिस ने मुंबई में ममता के फ्लैट्स और बैंक खातों को सीज कर दिया। उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी होने लगी।
2000 करोड़ के ड्रग्स केस में ममता कुलकर्णी को आज ठाणे की अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया। ममता को कोर्ट में पेश होने के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है। अगर ममता कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगी तो फिर उनकी संपत्ति जब्त होने के साथ उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो सकता है। इसी बीच केन्या के शहर मोम्बासा में ममता कुलकर्णी भारत के एक निजी न्यूज चैनल पर अचानक आईं और भारत छोड़ने के 14 साल बाद कैमरे का सामना किया, अपना इंटरव्यू दिया और अपने बारे में कई खुलासे किए। अगर आपने किसी को टॉर्चर करके सत्य लिया हो तो वो सत्य थोड़ी है। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप अपने सत्य पे रहो। क्या मैं हूँ उसमें? मैं जानती हूँ कि मैं नहीं, मेरा भगवान जानता है मैं नहीं हूँ। लेकिन आपने एक गलत लड़की को अगर आपने ये किया आरोप, तो मैंने उतना तो तब किया है जीवन के अंदर कि उनको उसका भी मिलेगा वापस। इस इंटरव्यू में ममता ने साफ कहा कि 2000 करोड़ के ड्रग केस से उनका कोई संबंध नहीं है, उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। एक दिन वे जरूर बरी हो जाएंगी, उन्हें विश्वास है और तब वे भारत आएंगी। ममता कुलकर्णी का यह इंटरव्यू एबीपी न्यूज की संवाददाता शीला रावल ने मोम्बासा जाकर लिया था। जनवरी 2017 में अमेरिकी एजेंसी डीईए विक्की गोस्वामी, बख्ताश ब्रदर्स और एक पाकिस्तानी शख्स, इन चारों को एक प्राइवेट चार्टर प्लेन से केन्या से अमेरिका ले गई और ममता केन्या में अकेली रह गईं। मुझे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए राजा की यादों का सहारा बहुत है। मुझे किसी नए रिश्ते की ना ही तलाश है और ना ही जरूरत। अकेली ममता केन्या में ही रहीं या दुबई चली गईं या फिर कहीं और, कोई साफ जानकारी नहीं मिलती है। ज्यादा चांस है कि विक्की की गिरफ्तारी के बाद ममता कुलकर्णी केन्या से दुबई चली गईं। दुबई में विक्की गोस्वामी के लीगल बिजनेस और प्रॉपर्टी को संभाल रही ममता कुलकर्णी ने अपने वकील के जरिए 2021 में बंबई हाई कोर्ट में अपील की और कहा कि उन्हें 2000 करोड़ के ड्रग केस में बलि का बकरा बनाया गया है। उनका नाम इस केस में जबरदस्ती डाला गया है। थाने पुलिस को मेरे खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, अतः मेरे खिलाफ एफआईआर को रद्द किया जाए। 2024 में मुंबई हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में ममता कुलकर्णी के खिलाफ 2000 करोड़ के ड्रग तस्करी मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने ममता को क्लीन चिट दे दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ साल 2016 में दर्ज किए गए ड्रग्स मामले को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली थी और इसे जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसा होगा। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद ममता कुलकर्णी 25 साल बाद दुबई से भारत वापस आईं। भारत की जमीन पर कदम रखते ही ममता ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया। Hi guys, this is Mamta Kulkarni and I just come to India, Bombay, Mumbai, Amchi Mumbai. After 25 years, I became emotional. I had tears in my eyes. कई मीडिया हाउसों को इंटरव्यू दिया, अपने बारे में कई खुलासे किए, कई राज खोले। ममता ने बताया, मैंने विक्की से शादी नहीं की है, वो मेरा पति नहीं है, मैं अभी भी कुंवारी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। मैं किसी समय विक्की के साथ रिलेशनशिप में थी। विक्की से लास्ट बात 4-5 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले ही मैंने विक्की को ब्लॉक कर दिया है। जनवरी 2025 में ममता कुलकर्णी प्रयागराज महाकुंभ में आई और पूरे रीति रिवाज से किन्नर अखाड़े में दीक्षा ली। ममता ने अपना पिंडदान कराया, संगम में स्नान किया। मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया। 24 जनवरी 2025 को किन्नर अखाड़े ने ममता को आचार्य महामंडलेश्वर की उपाधि दी और उनका पट्टा अभिषेक हुआ। ममता कुलकर्णी को नया नाम मिला, श्री यामाई ममता नंदगिरी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता ने कुछ दिन प्रयागराज में कल्पवास किया। 1 फरवरी को रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में नजर आईं और फिर दुबई चली गईं।
जब साधु संतों ने ममता के महामंडलेश्वर बनने का कड़ा विरोध किया और विवाद गहराने लगा, तो 10 फरवरी को ममता ने एक वीडियो जारी किया और महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। दावा किया जाता है कि ममता ने यह वीडियो दुबई से जारी किया था, लेकिन इस्तीफा नामंजूर होने पर 2 दिन बाद 13 फरवरी को ममता ने एक नया वीडियो जारी किया और अपना इस्तीफा वापस ले लिया। भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे पद पे बिठाया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित करूं। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक नजर डालते हैं ममता कुलकर्णी की दोनों बहनों पर। ममता से उम्र में बड़ी दोनों बहनों मिथिला और मोलिना ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई पर सफल नहीं हो पाई। ममता की सबसे बड़ी बहन मिथिला ने प्रियदर्शनी कुलकर्णी के नाम से 1997 में बी ग्रेड फिल्म ब्लैक कैट साइन की, पर यह फिल्म बीच में ही बंद हो गई। दूसरी बहन मोलिना ने अपना नाम बदलकर सौम्या कुलकर्णी रखा और 1994 में 2 कन्नड़ फिल्मों टाइम बम और सम्राट में काम किया। मोलिना की शादी संजय कदम से हुई थी। ससुराल वालों के कारण मोलिना को फिल्मों में एक्टिंग छोड़नी पड़ी। मोलिना की एक बेटी हुई नम्रता कदम। कुछ सालों बाद मोलिना का तलाक हो गया। मोलिना अपना ससुराल छोड़कर अपने घर वापस आ गई। ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री तन्वी आजमी से भी करीबी रिश्ता है, क्योंकि तन्वी की मां और अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री उषा किरण और ममता कुलकर्णी की मां आपस में सगी बहनें थीं। इस तरह ममता कुलकर्णी और तन्वी आजमी मौसेरी बहनें हैं। तन्वी आजमी की शादी शबाना आजमी के भाई बाबा आजमी से हुई है। तन्वी शबाना आजमी की भाभी हैं। इस तरह ममता का शबाना आजमी से भी रिश्ता है। ममता कुलकर्णी की मौसी और अभिनेत्री उषा किरण, जो 1996-97 में 2 बार बम्बई की शेरिफ भी थीं, का एक बेटा भी है, अद्वैत खेर। ये पूर्व मॉडल रह चुके हैं और रिश्ते में ममता कुलकर्णी के मौसेरे भाई हैं। अद्वैत खेर ने 1982 में फेमिना मिस इंडिया रह चुकी उत्तरा महात्रे से शादी की है। इस तरह उत्तरा महात्रे खेर ममता कुलकर्णी की मौसेरी भाभी हैं। अद्वैत और उत्तरा की 2 बेटियां हैं, संस्कृति खेर और सयामी खेर। ये दोनों फिल्म अभिनेत्रियां हैं और रिश्ते में ममता कुलकर्णी की भतीजी हैं। ममता कुलकर्णी के बारे में लेटेस्ट जानकारी ये है कि मुंबई में अपने घर को समेटने के लिए ममता कुलकर्णी मार्च 2025 में भारत वापस आईं और अपने फैंस को चैत्र नवरात्रि की शुभकामना भी दी। नमस्ते, मैं ममता यमाई नंदगिरी। मैं आप सबको नवरात्र की शुभकामनाएं दे रही हूँ। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी ममता कुलकर्णी के बारे में। बॉलीवुड की हस्तियों की अनसुनी बायोग्राफी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। कोई जाए तो